नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, हमने कल जो पढ़ा था एक बार आपको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है कि माइंड से ये दवाइयां निकल जाएं, है ना। दैनिक जीवन में रसायन हम पढ़ रहे थे और मैंने इसमें आपको एंटासिड पढ़ाना शुरू किया था, है ना। मैंने कहा था वे रसायन जिनका उपयोग रोग के उपचार एवं पीड़ा करने के लिए किया जाता है उन्हें रसायन चिकित्सा या हम उन्हें कीमोथेरेपी के रूप में जानते हैं। एंटासिड में जो HCl के प्रभाव को कम करते हैं उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। मतलब अम्ल के प्रभाव को कम करने का गुण जिनमें पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं। अमाशय का पीएच मान बढ़ता है तो उसे ये कम करता है। कुछ प्रति अम्ल होते हैं जिन्हें हम वीक एसिड या कमजोर अम्ल भी कहते हैं, जैसे NaHCO3, MgOH ट्वाइस, AlOH3, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कमजोर बेस होते हैं, ये मुख्य रूप से एंटासिड के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। प्यारे साथी, इसके बाद में मैंने आपको कुछ दूध एक कमजोर प्रति अम्ल होता है ये पढ़ाया था। हिस्टामीन के बारे में बताया था कि हिस्टामीन एक क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर प्यारे दोस्त HCl और पेप्सिन एंजाइम को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसको भी कम करने के लिए कुछ दवाइयां मैंने आपको बताई थी, जैसे टेगामेट, सिमेटिडाइज, जेमाटेक, है ना, याद रखिएगा। रेनिटिडीन बताई थी, ओमेप्रोजोल बताई थी, लेंसोप्रेजोल बताई थी। तो ये जो दवाइयां थी ये हमने पढ़ी थी। उसके बाद में मनोचिकित्सक दवाएं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं वो हमने पढ़ी थी, और इनसे नींद बहुत आती है। ये हिप्नोटिक दवाइयां होती हैं, मतलब नींद ज्यादा लाती हैं। अब इसी तरह से कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं मनोचिकित्सक में जिनसे नींद नहीं आती। सर PYQ कराओ, तो बेटा ये पढ़ना नहीं है। इतने दिन से AWTPO कराओ, AWTPO कराओ, अब बोल रहे हो सर PYQ कराओ। ठीक है बेटा, PYQ कब करे जाते हैं आपको पता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब लगाए? जब टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, सिर्फ PYQ करने से क्या होगा? पहले ये टॉपिक तो पढ़ लो, फिर हम वो भी करवा देंगे आपको। मैंने आपको कहा है ये टॉपिक होने के बाद में कैटलिस्ट और इस दोनों टॉपिक के PYQ प्लस संभावित प्रश्न मैंने दोनों करवाऊंगा। ठीक है, अब आप ये बोल दो कि सर PYQ ये वो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, आपको हमारे अनुरूप चलना पड़ेगा, आपके अनुरूप हम नहीं चलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम यहां पर गैर निद्रा परख की। कि सर गैर निद्रा परख क्या होती है? ऐसी मेडिसिन की दोस्त मैं बात करने वाला हूं नॉन हाइपोनोटिक जिन्हें कहा जाता है। तो नॉन हाइपोनोटिक के या गैर निद्रा कारक की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वे मेडिसिन होती हैं, वे औषधियां होती हैं जिनसे प्यारे साथी क्या होती है? नींद कम आती है, मतलब नींद नहीं आती। तो दोस्त याद रखिएगा, ये तनाव से मुक्ति के लिए, ये है उसी के लिए, ये ना जो कल हमने पढ़ा था ना, ये इसी के, ये निद्रा परक थी, इनसे नींद आती है। और ये जो होती है ये तनाव से, है ना, याद रखिएगा। जो तनाव होता है, जो मेंटली व्यक्ति क्या होता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि क्या कहें, टेंशन, है ना, तो टेंशन या तनाव को दूर करती है। तो मैं लिख देता हूं, हालांकि कभी आपके माइंड में आ जाए तो तनाव या टेंशन को कम करना। तो ये तनाव को कम करने के लिए जानी जाती है। इन्हें गैर निद्रा परक मेडिसिन के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। इसमें सबसे मेन जो दवा यूज की जाती है वो होती है, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, है ना, मेप्रोबेमेट। कौन सी होती है? मेप्रोबेनेट होती है, याद रखना। कौन सी होती है? एक तो मेप्रोबेनेट हो गई। इसी तरह से एक मेडिसिन, आप एक दवा और यहां पर याद रख लेना, जिसका नाम क्या होता है दोस्त? क्लोरोडाइजोपॉक्साइड। क्या होता है? क्लोरोडाइजोपॉक्साइड, है ना, क्लोरो डाइजो, डाइजे बोलते हैं इंग्लिश में, डाइजेपॉक्साइड। क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। तो ये जो दवाएं होती हैं ये तनाव या टेंशन को या एंजाइटी को कम करती है, लेकिन इनसे नींद नहीं आती, है ना। दोस्त याद रखिएगा, डॉक्टर इन दवाओं का भी यूज करते हैं जो व्यक्ति थोड़े से कम मेंटली, है ना, याद रखिएगा, प्रभावित होते हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन इनसे नींद कम आती है। ठीक है, इसी तरह से एक मेडिसिन आप और याद रखिएगा, जो व्यक्ति तनाव में होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप,
वो भी प्रभावित होता है। तो उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके इलाज के लिए किस दवा का यूज किया जाता है? एक दवा होती है इक्वानेल। कौन सी होती है? इक्वानेल। ये उच्च रक्तचाप में प्रयोग में लाई जाती है। हाई ब्लड प्रेशर। तो जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं, उनके लिए जो दवा प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्त? याद रखना। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल बेटा, आप फोकस करिए, बिल्कुल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो इक्वानेल होती है इसका यूज कहाँ किया जाता है साथी? याद रखिएगा, इक्वानेल का यूज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के अंदर। चलिए अब बात करते हैं दर्द, है ना, दर्द निवारक दवाओं के बारे में। जैसे कि बॉडी पेन होता है तो हम कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं, तो ये क्या करती है? दर्द से राहत देती है ना, रिलीफ फ्रॉम पेन। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं, दर्दनाशक कहते हैं। तो भाई अगली जो दवा है वो हमारी कौन सी होने वाली है? दर्दनाशक दवा होने वाली है। कौन सी होने वाली है? दर्दनाशक होने वाली है। एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। ये वर्ड आपने नॉर्मली अभी नहीं सुने हो, ठीक है, लेकिन कभी मेडिकल इंडस्ट्री वाला आपका कोई दोस्त परिचित हो तो उससे इन शब्दों के बारे में जब आप देखेंगे, आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बिल्कुल बताएगा कि हाँ भैया ऐसी दवाएं होती हैं। तो जो एनाल्जेसिक होती हैं ये क्या करती हैं? ठीक है, जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती हैं ये क्या करती हैं? ये पेन में रिलीफ करती है, दर्द का निवारण करने के लिए जानी जाती है। तो जो बदन दर्द, सर दर्द, इस प्रकार की जो दवाएं होती हैं उनका उपयोग यहाँ पर करते हैं हम लोग, और इन्हें क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक में दो तरह की ड्रग आती है, इसमें दो तरह की ड्रग आती है। एक आती है नार्कोटिक ड्रग, ठीक है, कौन सी आती है? इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार हैं इसके। नंबर एक पर जो आती है उन्हें नार्कोटिक ड्रग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, नार्कोटिक का मतलब सीधी सी बात है, आप जान चुके हैं। नार्कोटिक का मतलब होता है नशीली, जैसे कि मॉर्फिन हो गई जो अफीम से प्राप्त होती है, कोडीन हो गई, ठीक है, ये इस तरह से हीरोइन के रूप में जिनको हम जानते हैं हीरोइन बोलते हैं, या इन्हें स्वापक कहते हैं, है ना। तो ये नींद और बेहोशी पैदा करती है, इन्हें स्वापक ड्रग्स भी कहा जाता है। चलिए, नार्कोटिक ड्रग या स्वापक? स्वापक औषध या दवाई? चलिए दोस्त, ये मेनली क्या करती है? दर्द को दूर करती है, लेकिन इनसे नींद और बेहोशी आती है, ठीक है, ये मतलब इनकी आदत पड़ सकती है। तो पहली चीज हम याद रख सकते हैं, ये अनकॉन्शियसनेस ला सकती है। स्लीपिंग मतलब स्लीप और अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी। आपने देखा होगा कभी ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर इसी प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या पैदा करती है? नींद आना, बेहोशी आना। ठीक है, अगर इन दवाओं का लगातार यूज किया जाए तो इनकी आदत पड़ सकती है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इन ड्रग की क्या हो सकती है? हैबिट, है ना। तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग याद रखिएगा, देयर आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हम बोल सकते हैं।
देयर आर हैबिट फ्रॉमिंग ड्रग, इनकी आदत पड़ सकती है। इसीलिए डॉक्टर इनको ज्यादा हैवी डोज नहीं देता, लिमिटेड डोज देता है, दोस्त याद रखिएगा। तो इनके हैवी डोज नहीं दिए जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, मॉर्फिन याद रख सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा यूजफुल की जाने वाली मॉर्फिन होती है। मॉर्फिन जो होती है, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, ये अफीम या जिसे पोस्ता कहते हैं से प्राप्त होती है। इसकी खेती के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है ना। हर कोई इसको उगा नहीं सकता है। इसके पट्टे होते हैं, लाइसेंस होता है, कितना उगाया जा रहा है, क्या चीज होती है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर यूज की जाती हैं, दोस्त याद रखना। मार्फिन को डाइस है ना, याद रखना। मार्फिन के अलावा और आप यहाँ कर क्या बोल सकते हैं, हीरोइन। तो मार्फिन डाइस्टेट मार्फिन का एक प्रकार होता है। एक और उदाहरण पहले याद रखना, कोडीन होता है। एक मार्फिन हो गया, एक आपका क्या हो गया, कोडीन। एक मॉर्फिन का एक टाइप होता है, मॉर्फिन डाइस्टेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डाइसेट, डाइस डाइसेटेट, मार्फिन डाइसेटेट बोलते हैं। तो ये कोडीन भी इसमें आता है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, एक एक ड्रग कौन सी हो गई, कोडीन हो गई। और एक होता है मार्फिन डाइसेटेट। तो मार्फिन डाइसेटेट का ही दूसरा नाम है, इसे हीरोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। तो दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे हीरोइन के रूप में आप जानते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, भैया हीरोइन पकड़ाई है, ठीक है। ये वो हीरोइन नहीं है मूवी वाली जो मादा होती है, वो नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉर्फिन हो गई, कोडीन होगी, या मॉर्फिन डाइसेटेट जिसे हम हीरोइन कहते हैं। ये ऐसी दवाइयां होती है, डॉक्टर इनका तब उपयोग करता है जब जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है, दर्द को कम करना है, किसी को टांके लगे, चोट ज्यादा है, घाव बड़ा है, तो इनका डॉक्टर क्या करता है, डोज देता है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे आदमियों को अगर नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो बदन कितना दर्द होगा। ऐसी कंडीशन में इनका मॉर्फिन का या मॉर्फिन डाइस्टेट का या फिर कोडिन का यूज करके इन लोगों को इलाज कराया जाता है। अब होती है नॉन, है ना, याद रखिएगा, नॉन एडिक्टिव। ये तो एडिक्टिव होती है, नॉन एडिक्टिव बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक बोलते हैं, ये सभी आएगी दोस्त, आइएगा। तो एनाल्जेसिक में नंबर 2 पर हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए देखिएगा, नंबर 2, नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक को आप क्या बोल सकते हैं भैया, सीधी सी बात है, हिंदी में, हिंदी में बोलना चाहेंगे तो भैया हमने इसका हिंदी नाम स्वापक लिखा था, ठीक है। तो ये स्वापक नहीं होती, है ना। या फिर इन्हें नॉन एडिक्टिव बोल सकते हो आप, है ना। एक वर्ड इनके लिए नॉन एडिक्टिव लिख लो, नॉन एडिक्टिव कह सकते हो आप इनको, नॉन एडिक्टिव, एडिक्टिव 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 लिखो, नॉन एडिक्टिव। या फिर नॉर्मली आप इन्हें दर्दनाशक बोल सकते हो, एनाल्जेसिक बोल सकते हो, जो हमने नाम लिखा, दर्दनाशक। दर्दनाशक में वो टेबलेट जो सबसे ज्यादा, मतलब इनकी आदत नहीं होती, इनकी आदत नहीं पड़ती किसी आदमी को। नॉन एडिक्टिव ड्रग है ये। आप इनका कितना भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने नॉर्मली डिस्प्रिन खाई होगी, है ना, डिस्प्रिन खाई होगी, तो वो सबसे बेस्ट एनाल्जेसिक होती है। डिस्प्रिन जो बनी होती है वो एस्प्रिन की बनी होती है। जो मेन ड्रग होता है उसमें क्या होता है, एस्प्रिन होता है। तो उदाहरण के तौर पर आप यहाँ मेडिसिन में नंबर 1 पर क्या ध्यान रख सकते हो, एस्प्रिन। क्या याद रख सकते हो, एस्प्रिन। एक फीवर के साथ में, है ना, पैरासेटामोल, फीवर भी उतारती है, दर्द भी कम करती है, तो पैरासेटामोल हो सकती है।
पैरासेटामोल, एस्प्रिन, पैरासेटामोल। और दर्द को कम करने के लिए जैसे कि आपने अक्सर ब्रूफेन टैबलेट का सेवन किया होगा, ठीक है, तो ब्रूफेन को इसमें रखते हैं। ये वो ड्रग होती है जो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कभी भी नॉन एडिक्टिव होती, दर्द उतार देगी, दर्द को कम कर देगी, लेकिन किसी भी प्रकार से हमें क्या करेगी, दोस्त याद रखना, है ना, प्रभावित नहीं करती कि हम इसके आदी बने। अब देखो होता क्या है, हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टोग्लैटिक ग्लैंड। ये दवा जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उस ग्लैंड के ऊपर क्या करती है, प्रभाव करती है। जैसे सूजन कम करना, है ना, ये दर्द को कम करने का कारण, भाई सीधी सी बात है, वो जो ग्लैंड मैंने अभी आपको बताई, कौन सी ग्लैंड बताई, प्रोस्टोग्लैंडिन ग्लैंड, उस ग्लैंड पर इंपैक्ट डालती है जो दर्द या सूजन बढ़ाने का काम करती है। तो उस ग्लैंड को वापस से काम करवाने के लिए मदद करना, तो ये इस ग्रंथि का काम होता है। तो मेनली ये बुखार, पैरासिटामोल दो तरह से यूज होती है। एक तो ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाली, और दूसरा ये होती है ज्वरनाशी। क्या होती है, ज्वरनाशी। तो एक टेबलेट कभी कभी एक से अधिक काम कर सकती है, फीवर भी उतारती है। ज्वरनाशी को आप एंटीपायरेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक। जो एंटीपायरेटिक होती है वो क्या करती है, फीवर कम करती है, बुखार को कम करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा, है ना, लेकिन ये जो एस्प्रिन होती है ये हमारे लिए लीवर को खराब करती है, लीवर डैमेज कर सकती है। क्या कर सकती है, लीवर, अगर ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ये लीवर, कोई सी भी ड्रग हुई, अगर हम उसका ज्यादा सेवन करते हैं तो वो हमारे लीवर के ऊपर इंपैक्ट डालती है। सर क्यों, क्योंकि लीवर हमारे शरीर में क्या करता है ना, जो ये विषैले तत्व है, केमिकल है, उनको बाहर निकालने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि आपने क्या देखा, पैरासिटामोल देखा, डाइक्लोफेनॉल, है ना, डाइक्लोफेनिक का नाम सुना होगा, वो होता है, नेप्रोक्सोन होता है। ये सभी मुख्य रूप से आपकी क्या होती है, दर्द निवारण के लिए जानी जाती है ना। अगर मान लीजिए किसी आदमी को एक साथ 10-12 एस्प्रिन खिला दी जाए तो क्या होगा, उसकी जो आंतें होंगी ना, उन आंतें फट जाएंगी, अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ये कंडीशन तक हो सकता है। 10-12 पैरासिटामोल एक आदमी को खिला दो, आधे घंटे तक हॉस्पिटल मत जाने दो भाई साहब, उसका लीवर खराब हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, वो वहीं मर जाएगा। तो ये एक तरह से हम इनका उपयोग तो करते हैं, है ना, एनाल्जेसिक के रूप में भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। तो भैया डाइक्लोफेनॉल भी याद रखिएगा। और कौन सी हो सकती है, डाइक्लोफेनॉक हो सकती है, डाइक्लोफेनॉल भी बोलते हैं कभी कभी। डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल आपने खाई होगी बहुत सी बार, दर्द और बुखार होता है उस समय यूज करते हैं, है ना। इबुफ्रेन नाम सुना होगा आपने, इसी से ब्रूफेन बनता है, इब्रूफोन, इब्रूफोन, इब्रू इब्रूप्रोफेन होता है, इब्रूफोन, इब्रूप्रोफेन होता है वो, इब्रूप्रोफेन। इनके नाम ही मुझे याद तो मुझे भी हैं, इब्रूप्रोफेन। लेकिन होता क्या है कि लंबे समय से जब हम इन चीजों के संपर्क में नहीं होते ना तो ये धुंधला जाते हैं। तो इब्रूप्रोफेन हो गया, है ना, डाइक्लोफेनॉक हो गया, या डाइक्लोफेनिक भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, पैरासेटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया। तो ये इस तरह से यूज में लाई जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मेडिसिन ध्यान रखिएगा। हम इन्हें नॉर्मली एनाल्जेसिक, ये क्या एनाल्जेसिक के तौर पर यूज की जा सकती है, तो भैया ये भी आपकी एनाल्जेसिक हो सकती है, इब्रूफ्रेन भी आपकी एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है, एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, दर्द को कम करने के लिए जो जानी जाए। चलिए, ठीक है, एंटीपायरेटिक, बुखार कम करना, ओके। तो ये एनाल्जेसिक भी है और ज्वरना, अभी इनको आप एनाल्जेसिक में याद रखिए। पैरासिटामोल एक बहुत व्यापक पैमाने पर उपयोग में लाई जाने वाली ज्वरनाशी, अभी आप इनको एनाल्जेसिक में ही याद रखिए। कॉम्बीफ्लॉन, बेटा कॉम्बीफ्लॉन तो बंद कर दी गई है अब, है ना, इंडिया के अंदर से बैन कर दी गई है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर देखो, हमने एंटीपायरेटिक पढ़ा है तो हम एंटीपायरेटिक को यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लें यहीं पे, क्योंकि अलग से वापस से कहाँ इसको वो लिखेंगे। तो ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी में एक नाम तो आपने भैया देख ही लिया कि क्या हो जाएगा, फीवर को उतारने वाली हो जाएगी।
ठीक है, ज्वर उतारने के लिए, बुखार पैदा पैदा क्या, बुखार को कम, शरीर का ताप कम करती है। फॉर द एग्जाम्पल नंबर 1 पर सबसे फेमस कौन सी हो गई, पैरासिटामोल। कौन सी हो गई, पैरासिटामोल। नाम में देखो हिंदी नाम लिखा है ज्वरनाशी, फीवर उतारती है, मैं इसको वापस से नहीं लिखूंगा। इसमें आप एस्प्रिन का भी यूज कर सकते हो, जो यहाँ पर मुख्य रूप से ये कॉमनली ड्रग है, दोनों एक साथ पड़ी जाती हैं या एक साथ इनके कॉम्बिनेशन आते हैं, तो एस्प्रिन का भी यूज करते हैं फीवर उतारने के लिए। आपने क्रोसिन का नाम सुना होगा, वो वही ड्रग है। आपने नोवाल्गिन का नाम सुना होगा, एनल्गिन का नाम सुना होगा, फेनोसिटीन का नाम सुना होगा। तो एस्प्रिन के अलावा आप इसे और कैसे जान सकते हैं, नोवलगिन। तो याद रखिएगा, नोवलगिन भी एक फेमस क्या है, ड्रग है। चलिए आइए, फेनासेटिन याद रख लो एक। फेनासेटिन, फेनासेटिन का एक नाम होता है 4-एसिडी-मिडोफेनल कहते हैं इसको। सर ये कैसा नाम है। पैरासिटामोल का भी एक नाम होता है, पैरासिटामोल का एक फेमस नाम क्या है दोस्त, याद रखिएगा। पैरासिटामोल का एक अन्य नाम है, और इसे किस नाम से जाना जाता है पैरासिटामोल को, पैरासिटामोल का ही बोला था 4-एसिटामिडेफिनोल। क्या नाम होता है, 4। फोर एसिटामिडेफिनोल, ये किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से पैरासिटामोल का ही एक नाम है, पैरासिटामोल को ही इस रूप में जाना जाता है। फिर आता है फेनासेटिन। कौन सा आता है, फेनासेटिन। फेनासेटिन का जो एक फेमस नाम है, इसे कहते हैं 4-हाइड्रोक्सी एसिटी, 4-हाइड्रोक्सी एसिटिनोलाइट। क्या कहते हैं, 4-हाइड्रोक्सी एसिटिनालाइट। आप फेनोसिटेन ही याद रख लीजिए, कोई इतना डीप अपने को नहीं जाना। फिर एक याद रखना नोवलगिन और एनलगिन। कौन सा याद रखना, नोवलगिन एंड एवलगिन। तो नोवलगिन और एलनगिन, है ना, ये सब आपकी बुखार उतारती है, ज्वर उतारती है। जैसे मान लीजिए हम बीमार होते हैं, हमारी एंटीबॉडीज लड़ रही होती है, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, उसी को कहते हैं ज्वर। क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये टेबलेट लड़ती है उनसे, और धीरे धीरे हमारे शरीर में है ना, याद रखिएगा, शरीर के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उसको कम करने के लिए जानी जाती है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब लोग। अब पढ़ लेते हैं वो वाली रोगाणुरोधी, है ना, आपने अक्सर सुना होगा ये नाम, रोगाणुरोधी। रोगाणुरोधी को अक्सर डॉक्टर जिस नाम से जानते हैं, या मेडिसिन सेक्टर जिस नाम से जानते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी माइक्रोबायल्स। क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबायल्स कहा जाता है। अब ये जो रोगाणुरोधी होती है, देखो हिंदी नाम से तो एकदम क्लियर हो रहा है आपको, किसको करेगी, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनके इनहेबिट का काम करती है। मतलब कि जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, ये जो होते हैं रोगजनक, है ना, ये जो रोगजनक को हम कहते हैं पैथोजेंस, तो उन पैथोजेंस के इनहेबिटेट का काम करती है, इनहिबिट द पैथोजेंस, याद रखिएगा, इनहिबिट ऑफ पैथोजेंस। पैथोजन में आप क्या कर सकते हैं भैया, आप यहां पर फंगस को रख सकते हैं, आप यहां पर बैक्टीरिया को रख सकते हैं, आप यहां पर वायरस को रख सकते हैं, प्रोटोजोअन्स को रख सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इनके खिलाफ लड़ने का काम करती है ये, है ना। तो ये इनहिबिटेंस ऑफ पैथोजनक, याद रखिएगा, रोगजनक, रोगजनक को इनहिबिट्स का देखो, हैबिट का मतलब होता है अच्छे से विकास करना, तो रोगजनक, है ना, याद रखिएगा, को मारना अथवा उनका विकास रोकना, है ना। और ये रोगजनक कौन से होते हैं आपके, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इनमें इसका यूज किया जाता है।
अब यहां पर कौन सी टेबलेट है, तो यहां बहुत सारी टेबलेट्स नहीं होती, एक जो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा यूज की जाती है उसका नाम है सल्फा ड्रग। कौन सी ड्रग यूज की जाती है, उदाहरण के तौर पर यहां पर सल्फा ड्रग। तो सबसे फेमस यहां पर कौन सी होती है, सल्फा ड्रग होती है। ठीक है, कौन सी ड्रग होती है, सल्फा ड्रग। तो सल्फा ड्रग का बड़े पैमाने पर यहां क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, सल्फर और अमाइड ग्रुप आपस में क्रिया करते हैं और सल्फा नीलामाइड बनाते हैं। ये सल्फा नीलामाइड से ही बनती है, किसकी बनती है, सल्फा नीलामाइड से। तो इनका बड़े जैसे पेचिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया, है ना, इन रोगों के इलाज के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है व्यापक रूप से। ठीक है, तो ये सल्फर और अमाइड ग्रुप के मिलने से बनती है, मतलब कि सल्फा, सल्फा मतलब सल्फर हो गया, और अमीड ग्रुप से सल्फा नीलामाइड कहलाती, क्या कहलाती है, सल्फा नीलामाइड। तो सल्फा नीलामाइड ड्रग बनाती है, से उत्पन्न होती है ना। तो अब इनका उपयोग मोस्ट प्रोबेबल आप किस किस में कर सकते हैं, मैं दो चार उदाहरण देता हूं क्योंकि सारे तो मैं दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, जैसे आप टीबी के इलाज में इसका यूज कर सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस में आप पैचिस जिसे डिसेंट्री कहते हैं उसके इलाज में इसका उपयोग कर सकते हो। और कहाँ कर सकते हो, डिप्थीरिया के इलाज में कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। एक आध मैंने वायरस वाली, एक आध मैंने बैक्टीरिया वाली, इस तरह से लिख दिए कुछ। तो बड़े पैमाने पर तो हालांकि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है ना। आपने यहाँ पर रोगाणुरोधी एंटी, याद रखिएगा, एंटी माइक्रो, है ना, बाइल्स को देखा, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में रोगाणुओं को रोकने के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक की, कि सर ये अलग थी एंटीबायोटिक से। जी बिल्कुल, एंटीबायोटिक वे पदार्थ होते हैं जो केमिकल रूप से या फिर आंशिक रूप से उत्पादित किए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह या वायरस से उत्पन्न करके हमने बनाए हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हस्तक्षेप करके उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स, है ना, हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं जिसे। तो अगली हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होती है भैया, सीधी सी बात है, ये केमिकल पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उनको प्रभावित करते हैं, उनको डैमेज करके उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। हिंदी में मेटाबॉलिज्म को चयापचय क्रिया बोलते हैं। तो चयापचय क्रिया, केमिस्ट्री में बायोलॉजी होता है, ये बायोकेमिस्ट्री ही है एक तरह की। ठीक है। चलो, इनके दो प्रकार पढ़ते हैं। नंबर एक, नंबर एक पर जो टाइप इसका पढ़ोगे उसे कहते हैं, याद रखिएगा, जीवाणुनाशी, मतलब जो जीव को ही मार देता है। क्या कहा जाता है, जीवाणुनाशी। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं बैक्टीरियल, है ना, बैक्टीरिसाइडल। क्या कहते हैं, बैक्टीरिसाइडल, है ना। बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। ये जो बैक्टीरिसाइडल होता है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो ये जो छोटे जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया, तो हमने एक एंटीबायोटिक हमने खा ली, तो ये जब हमारे शरीर में जाएगी ना, तो याद रखिएगा ये उसे मार देगी। ये क्या कर देगी, ये रोगाणु पर नाशक, हत्या कर देती है। तो हैव साइडल या किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। तो याद रखना, किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। तो ये सूक्ष्म जीव की हत्या कर देती है, याद रखिएगा, है ना, किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब। सूक्ष्म जीवों की हत्या के लिए किसे जाना जाता है,
तो ये आपकी जीवाणुनाशी या बैक्टीरियल साइडल होती है। सर ऐसी कौन सी होती है? इसमें सबसे फेमस नाम, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, दोस्त याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर आप अगर याद रखें, ठीक है, जो आपने अक्सर पढ़ी है कि सर पेनिसिलिन की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एंटीबायोटिक इन दिस वर्ल्ड। विश्व की प्रथम प्रतिजैविक हम इसे कहते हैं। किसने डेवलप किया था? तो डेवलप्ड बाय, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने इसका विकास किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे बनाया था? कवक या फंगस? उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। नोटेटम। और उसी पेनिसिलियम के नाम पर इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। क्या रखा गया? पेनिसिलिन रखा गया। सर हमें कांस्टेबल बनना है या डॉक्टर? बेटा डिसाइड आप कर लो, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, AWTPO में ये आता है, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो। ठीक है, आप हमें कांस्टेबल बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मुझसे दोस्त बहस मत करो। ठीक है, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, हमको डॉक्टर बना रहे हो, क्या बना रहे हो? बेटा पेपर में आता है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। कोई इसमें दो मत नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, याद भी करना है। इसीलिए हर कोई हाथ नहीं डालता AWTPO के अंदर। ठीक है, हर कोई हाथ नहीं डालता, हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए, एक तो पेनिसिलिन पढ़ लिया आपने। दूसरे नंबर की औषधि याद रखना, मेडिसिन, है ना। देखो हम मेहनत करते हैं, उसके बाद कहते हैं ना आप डॉक्टर बनाओगे, कांस्टेबल बनाओगे, भाई बड़ी चिढ़ आती है फिर उसके बाद, है ना। एक्चुअल में हम गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप हमारी मेहनत पे पानी फेर देते हो ना, तब हमें फिर बोलना पड़ता है। भाई हम इतनी चीजों को सरलतम रूप में देने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे नाम है जो यहाँ एक कहानी बनानी पड़ती है इन नामों को, इनकी कोई एक औचित्य नहीं है, हर हर एक लाइन का अपना मीनिंग है। लेकिन मैं इन सबको पिरो पिरो करके आपको दे रहा हूं ताकि आपको क्लास में समझ में आए, लेकिन नहीं। हर एक लाइन लिखने के बाद मैं आपके कमेंट सेक्शन की ओर देखता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लाइन आपको समझ में नहीं आई। वो क्यों देख रहा हूं? इसका मेन रीजन ये है कि भैया ये टफ है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये टफ है। ग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन दो याद रखिएगा। पेनिसिलिन का भी मैं इंग्लिश लिख देता हूं, ठीक है। ये दो मेडिसिन याद रखिएगा। चलिए, ओके। चलिए, नंबर एक पर आपने क्या पढ़े? जीवाणुनाशी। नंबर दो पे पढ़ेंगे जीवाणु निरोधी, मतलब जो बैक्टीरिया को रोकने का, मारेगी नहीं, सिर्फ रोकेगी, तो जीवाणु निरोधी। जैसे इनको हमने क्या बोला था? इन्हें किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स बोला था, मतलब ये सूक्ष्म जीवों को मार देती है, लेकिन ये मारेगी नहीं। ये निरोधात्मक, ये एक स्थिर प्रभाव होता है। रोगाणु पर क्या कर देती है कि भैया तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे होता है ना, कहीं कहीं पर आप बैंक में कभी जाते हैं तो बैंक में बोल देता है इधर आपकी एंट्री नहीं है साहब। तो ये सेम वैसी चीज है ना, बिल्कुल वैसी चीज है। जी भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैंने पेपर देखा है, इस लेवल का आता है।
ठीक, अच्छी बात है। बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक। हम क्या पढ़ रहे हैं ये आप ना भूल जाएं। अब देखो इनका मेन काम क्या होता है, ये रोगाणु पर एक स्थिर या निरोधात्मक प्रभाव डालती है कि भैया तुम बढ़ नहीं सकते हो, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। ठीक है। तो रोगाणु पर क्या कर देती है दोस्त, याद रखिएगा, निरोधात्मक प्रभाव डालती है। है ना, जैसे ये समझिए कि एक व्यक्ति मोटा हो गया, उसको बर्गर बड़ा पसंद था। अब उसका दोस्त आया, उसको बर्गर खिलाना चाहता है, लेकिन उसने अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर ली कि वो लाख बर्गर, क्या किसी भी बर्गर लिया है वो खा ही नहीं रहा उसको। तो ये चीज कहलाती है दोस्त, याद रखना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेडिसिन जो होती है हैव अ स्टैटिक इफेक्ट ऑन माइक्रोब। तो स्टैटिक इफेक्ट ऑन माइक्रोब, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका जो काम होता है वो काम ही नहीं करने दे रहे कि भाई तुम इतने ही हो, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हो। है ना, इसमें सबसे फेमस आती है एरिथ्रोमाइसिन। आपने एजिथ्रोमाइसिन सुनी होगी, गले के इन्फेक्शन के लिए हम खाते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो अभी मेरी चल भी रही है टेबलेट में, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन। ये टॉपिक आपका अभी लंबा चलेगा, अभी तो हम बीमारियों से ही नहीं निकले, अभी और पढ़ना है हमको, इंडस्ट्री में कौन से केमिकल यूज होते हैं, बहुत सारे पढ़ने हैं। है ना, अगला याद रखना टेट्रासाइक्लिन। कौन सा होगा, टेट्रासाइक्लिन। और एक क्लोरो करके होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्लोरोफेनोनिकोल, छोड़ दो, आती नहीं है एग्जाम में, इतनी बहुत है। ठीक है, दो ही बहुत है, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। यहां से अगर बननी होगी तो यही पूछ लेंगे, अदरवाइज नीचे वाली भी नहीं पूछेंगे। ओके, वेरी गुड। भारत में पेनिसिलिन बड़े पैमाने पे काम बनाता है, पता है आपको, उत्तराखंड में एक जगह है, कभी कोई मेडिसिन पेनिसिलिन आती ना ड्रग, उन ड्रग के पीछे देखना लिखा हुआ आता है, पिंपरी करके एक जगह है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश के आसपास में मेडिसिन सेक्टर का हब बना हुआ है। कभी आप उत्तराखंड में ऋषिकेश जाएं तो ऋषिकेश के पास में एक इंडस्ट्रियल हब है, मेडिसिन इंडस्ट्री का एक हब है जिसका नाम है पिंपरी। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश में मेडिसिन हब के लिए पीथमपुर फेमस है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, इंदौर में एक, इंदौर के निकट में एक जिला है धार, धार जिले की एक तहसील है पीथमपुर, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता है ना। तो वो जो पीथमपुर शहर है वो मेडिसिन सेक्टर के लिए मध्य प्रदेश में फेमस है। वहाँ मेडिसिन की जैसे पिरामल हो गई, सिप्ला हो गई, इसके अलावा पिरामल हो गई, सिप्ला हो गई, मैनकाइंड हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की कई, है ना, एकड़ में फैले हुए बड़े बड़े प्लांट्स हैं। इसी तरह से पेनिसिलिन का एक बड़ा प्लांट जो इंडिया में सबसे ज्यादा पेनिसिलिन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऋषिकेश। आप देखना हिमालय की जो टेबलेट्स आती हैं, आपने कभी खाई हो हिमालय की, है ना, बॉक्स आते हैं, उन पे कभी उत्तराखंड की पैकिंग होती है अधिकतर। तो उत्तराखंड की पैकिंग इसलिए क्योंकि मेडिसिन में ऋषिकेश के पास का एक इलाका है ना, उस इलाके का क्या नाम है दोस्त, याद रखिएगा, है ना, पिंपरी। कभी आप घूमने जाएं तो देखिएगा, पिंपरी करके एक इलाका है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये स्लाइड मैंने खत्म कर दी। अब दोस्त यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे ये बात करता हूं कि इनके अलावा एंटीसेप्टिक पूर्तिरोधी वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, जो विकास को, डेवलपमेंट को रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्तिरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्तिरोधी।
तो वो भी इसके अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इससे ज़्यादा देर की क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे गले में भयंकर इन्फेक्शन है, मुझे फीवर है। ठीक है, तो मैं आपकी क्लास लेने इसलिए आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास की छुट्टी हो। ठीक है, अभी 16 तारीख से ही मैंने शुरू किया है, इसमें 16, 17, 18, 19 3-4 दिन हुए हैं और हम पढ़ते भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें समझाना बहुत होता है। ये जब तक ये चलेगा ना तब तक मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जैसे विसंक्रमणकारी बच्ची है आपकी, है ना, एक अभी मैंने बताई वो वाली बच्ची है। और फिर कुछ जैसे घाव को साफ करने के लिए फिनॉल का यूज़ करते हैं, आयोडीन टिंचर का यूज़ करते हैं, ये बच्चे हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी की जो ड्रग्स होती है वो आपकी बची है, जैसे कि, है ना, बस इतनी चीजें। तो 2-4 आपकी ड्रग्स और बची हैं। फिर हम आ जाएंगे केमिकल इन फूड, भोजन के अंदर रसायन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मधुरक कौन से होते हैं, आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज होती है वो। जैसे फिर हम ये पढ़ने के बाद, शुगर पढ़ने के बाद इसको हटा करके हम वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल का यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव में, तो खाद्य परिरक्षक के तौर पर किसका उपयोग करते हैं हम उनको पढ़ेंगे। उनको हटा करके फिर जैसे कि कोई फ्रूट या जूस हो गया, उसके प्रिजर्वेटिव में हम किसका यूज करते हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 धीरे धीरे, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज आप बस ईमानदारी से करते चलना। जैसे मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 6 स्लाइड पढ़ाई है, मुश्किल से 1.5 पेज पढ़ाया है। तो ये आप याद करते चलना। ये ना, यहाँ की लैंग्वेज टफ है इसलिए कम पढ़ा रहा हूं। जब लैंग्वेज इजी आने लग जाएगी, आपकी भाषा में आने लग जाएगी, तब मैं फ्लो बढ़ा दूंगा, है ना। अभी क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। जब लैंग्वेज इजी आएगी हमारा लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप खुद जानते हैं कि ये ड्रग मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे 4-4, 5-5 बार इन्हें लिखना पड़ा था, सिर्फ इनको फ्लुएंट बोलने के लिए, है ना। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब पहली बार, मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो तब मुझे इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ा था 4-4, 5-5 बार, तब जाकर के मेरे हैबिट में आई थी। तो आप सोचिए कि एक बार पढ़ने पर ये हमें याद हो जाए, तो भाई उसमें थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा इन चीज़ों के बारे में। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें लिख कर याद करना है आपको, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, फिर मैंने आपको क्या कहा, हम फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे मधुरक पढ़ने के बाद में। उसके बाद में मैं आपको खाद्य परिरक्षक पढ़ा दूंगा, फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव के बाद में, हाँ, उसके बाद आप याद रखना शोधन अभिकर्मक के। सर ये क्या होते हैं? क्लीनिंग एजेंट, साफ सफाई में किनका यूज करते हैं, गंदगी हटाने के लिए किसका। अब फिर आप बात करेंगे साबुन की। साबुन में ऑलरेडी आपको मानव जीवन रसायन में पढ़ा के आया हूं कि हाँ गुरु जी वहां पढ़ा के आया हूं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई साबुन में एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो वो मैं आपको विविध पॉइंट साबुन के करके पढ़ा दूंगा। क्योंकि पिछले वाले में जाके देखना मानव जीवन में रसायन, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग करके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो वहां हो जाएगा। शेविंग साबुन वगैरह सारा, ट्रांसपेरेंट साबुन, चिकनाट हटाने वाले साबुन, और झाग के लिए क्या मिलाते हैं, किसके लिए क्या मिलाते हैं, है ना। तो ये साबुन पढ़ा दिए। डिटर्जेंट पढ़ा दिया मैंने आपको, सिंथेसाइज होते हैं, क्या बनते हैं, है ना। डिटर्जेंट यहाँ हमको डीप पढ़ना पड़ेगा। जैसे डिटर्जेंट के टाइप होते हैं, डिटर्जेंट जैसे धनायन वाला होता है, ऋणायन वाला होता है, गैर आयन वाला होता है। तो ये 2-3 टाइप हमको डिटर्जेंट के यहाँ देखने पड़ेंगे। ठीक है, इनमें मेन मेन पॉइंट लिख लेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे कि क्या चीज होती है, लेकिन हाँ देखने जरूर पड़ेंगे, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। उसके बाद में अगर ये हो जाएगा केमिकल, देन मैं आपको लेके चलूंगा फिर उसके ऊपर। और क्या बचा, बस ये मानव जीवन में हो जाएगा। फैक्ट्री वाले पढ़ेंगे फिर उसके बाद में, केमिकल इन यूजेज इन इंडस्ट्री एरिया। तो केमिकल में किस प्रकार के मतलब किस केमिकल का यूज किस इंडस्ट्री में किया जाता है। हाइजीन, देखो बेटा, हाइजीन का मतलब क्या होता है आप समझे नहीं। हाइजीन का मतलब साफ सफाई से है। हाइजीन के अंदर कोई केमिकल पर्टिकुलर यूज नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आप साबुन की बात कर रहे हैं, अब साबुन के अंदर आपने बिथियोनल को मिला दिया, उसमें एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज आ गई, वो हाइजीन हो गया। तो आप ये सोच रहे हैं कि हाइजीन का कोई चैप्टर ही अलग से पढ़ाया जाए कि कहीं खाना बना रहे हैं तो ग्लव्स बनाओ, मुंह पे कपड़ा लगाओ। भाई हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई से। आप हाइजीन को कोई ड्रग मत समझिए, कोई केमिकल मत समझिए जो साफ सफाई में। इसके हिसाब से तो भाई पोहे में हाइजीन डालना पड़ेगा फिर केमिकल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बता दो।